वेलकम टू न्यू लेक्चर एकेडमी। बच्चे, आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और ये हर एक एग्जाम में ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। अब देखो, ये ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैपिटल जी। अब ये क्या होता है, स्मॉल जी क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया था, तो आप लिखोगे सारे बच्चे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने एक लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या कहीं कहीं पर इसका नाम लिखा होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहीं कहीं पे क्या लिखा रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या क्या लिखा रहेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको किसने दिया था ये भी पूछ सकते हैं, तो आप बताओगे न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। तो ये तो लॉ पता लग गया कि हाँ भाई, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में एक लॉ दिया था। पर ये लॉ था क्या है, तो इस लॉ के बारे में आराम से समझेंगे कि चीज को। देखो, इस लॉ में न्यूटन ने ये बोला कि इस संसार के अंदर कोई भी दो वस्तु लो जिसके पास खुद का क्या हो, मास हो, यानी कि उसके पास क्या हो, खुद का द्रव्यमान हो। तो क्या होगा, तो जो फर्स्ट वस्तु है जितना फोर्स सेकंड पर लगाएगी उतना ही फोर्स सेकंड वस्तु फर्स्ट पर लगाएगी। और क्या होगा, दोनों का फोर्स क्या होगा, बल जो होगा इक्वल होगा। तो न्यूटन ने क्या बोला कि इस यूनिवर्स में आप कोई भी दो वस्तु लो। जैसे आपने एक वस्तु ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, और एक ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, ये ले लिया। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m1, इसका मास क्या है, m2। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट 1, वस्तु 1, और ये क्या है आपका वस्तु 2। ये हो गया। अब न्यूटन ने ये बोला कि भाई इस संसार के अंदर कोई भी दो वस्तु आप लो, चाहे वो कितनी भी दूर हो, चाहे कितनी भी पास हो, कितनी भी पास हो, दोनों वस्तु एक दूसरे के ऊपर इक्वल ही फोर्स लगाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका फर्स्ट वस्तु है, ऑब्जेक्ट 1 है, जो जितना फोर्स सेकंड वस्तु पर लगाएगी इतना ही फोर्स सेकंड वाला वस्तु फर्स्ट पर लगाएगी, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। न्यूटन ने क्या बोला कि इस संसार में कोई भी दो वस्तु जिसके पास खुद का मास हो, चाहे वो कितने भी दूर रखे हो उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस पर हो चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस पर रखे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना फोर्स फर्स्ट वस्तु सेकंड पर लगाएगी उतना ही फोर्स सेकंड वस्तु फर्स्ट के ऊपर लगाएगी। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को नाम क्या रखा, आर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इनके बीच का जो दूरी होगा इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, आर। यानी कि ये इस आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। इस आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। अब हुआ क्या, तो यहां से एक फॉर्मूला बनाया उन्होंने ये बोला कि जो मास का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और क्या होगा, रेडियस के क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो आप बोलोगे m1 इंटू में m2, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा आपका रेडियस। और इन्होंने क्या बोला, रेडियस का क्या लेना है, स्क्वायर। यानी आर का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे आर का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। तो यहां से न्यूटन ने ये बोला कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास 1 और मास 2 के प्रोडक्ट के। और क्या होगा, रेडियस जो फोर्स होगा रेडियस के कैसे होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इन्होंने ये बोला। आप सभी को पता होना चाहिए कि कभी भी आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो वहां पर क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को हटाया, इस प्रोपोर्शनल को जैसे आप हटाओगे तो इस प्रोपोर्शनल को हटाते ही क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट का नाम होता है कैपिटल जी। m1 इंटू में m2 अपॉन में r का स्क्वायर।
ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बताओगे कैपिटल जी m1 इंटू में m2 अपॉन में r का स्क्वायर। r क्या है? डिस्टेंस है। m क्या है? मास है। ये m1 और ये m2, ये हो गया। तो ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एफ क्या है? तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है ये। तो न्यूटन ने क्या बोला? रिपीट कर लेते एक बार। न्यूटन ने ये बोला कि इस संसार के अंदर कोई भी दो वस्तु है, चाहे वो कितनी पास में है चाहे कितनी दूर में है, अगर उसके पास मास है तो जितना फोर्स पहली वस्तु दूसरे पर लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी वस्तु पहले पर लगाएगी। और इनके बीच में जितनी ये दूरी पर रखे हैं, इनके बीच की दूरी को क्या बोला गया? आर। और यहां से क्या बन गया आपका? एक फॉर्मूला बन गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है? कैपिटल जी m1 इंटू में m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका? ये क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके अलावा इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा समझेंगे। देखो मैंने आपको ये बताया अभी, और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि F1 बराबर किसके होगा? F2 के होगा। यानी जो फर्स्ट वस्तु सेकंड पर जितना फोर्स लगाएगी, सेकंड वस्तु भी फर्स्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगी। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्या है? अभी क्या देखा हम लोगों ने? F बराबर क्या होता है? कैपिटल जी m1 इंटू में m2 बटे में r का स्क्वायर। अब यहां से देखो कैपिटल जी, ये क्या है आपका? कैपिटल जी। इस कैपिटल जी से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस कैपिटल जी से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है यूनिवर्सल। इसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल जी? तो आप बोलोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, ग्रेविटेशनल का गुरुत्वाकर्षण, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो स्थिर हो या नियतांक हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई कैपिटल जी की वैल्यू ये बताओ, अर्थ पर कितना होगा, मार्स पर कितना होगा, जुपिटर पर कितना होगा, वीनस पर कितना होगा, नेपच्यून पर कितना होगा, तो हर एक जगह क्या होगा? सेम होगा, हर एक जगह। यानी कैपिटल जी की वैल्यू किसी भी ग्रह पर जाओ, हर एक ग्रह पर क्या होगा? कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। क्यों? ये इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू किसी भी ग्रह पर जाओ, किसी भी प्लेनेट पर जाओ, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो 6.67 इंटू में 10 की पावर 11 माइनस में 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? तो सभी को याद रखना है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस का 11। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? इसकी यूनिट। ये क्या है? इसकी यूनिट है। ये क्या आपका? इसकी यूनिट। यूनिट क्या होता है? मात्रक। अगर आपसे पूछा जाएगा कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेगे न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे ये पूछेगा कि भाई ठीक है कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होती है? इतनी होती है। तो किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा, तो उस साइंटिस्ट का नाम पूछेगा। आपसे पूछेगा भाई जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू को किस साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था? तो अगर तो आप इसका किसने कैलकुलेट किया था, तो आप बोलोगे हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है इसका? हेनरी कैवेंडिश। यहां से सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनेगा? तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? स्थिर होती है, फिक्स होती है। किसके लिए?
आप बोलोगे ऑल, सारे प्लैनेट्स के लिए, सभी ग्रहों के लिए कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। F1 बराबर क्या होगा, F। तो आपको इस तरीके से एक एक वैल्यू को याद रखने हैं और पेपर में लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इस फोर्स के अलावा, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझेंगे नेक्स्ट। अब आपसे एग्जाम में और क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो बल है, भाई ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। यानी आप ऐसे बोलोगे कि जो गुरुत्वाकर्षण के जो बल है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में पता हमें करना है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि क्या, इसका मतलब क्या है, एफ। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से। इससे क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम पूछ लेता है कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से गुण नहीं होते हैं, तो आपको गुण के बारे में पता होना चाहिए। पहला आपसे पूछेगा कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक मत है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आप पहला बोलोगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये कैसे फोर्स होते हैं, तो आप बोलोगे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्टिव। आकर्षण बल होते हैं, यानी कि आपने देखा कि एक वस्तु है दूसरी वस्तु क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो आप बोलोगे इसका एग्जाम्पल क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे, अब जैसे मून है, जैसे मून है और अर्थ है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स अर्थ मून पर लगा रही है उतना ही फोर्स मून अर्थ पर लगा रही है, दोनों बराबर होते हैं। यानी ये कैसे फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं ये, आकर्षण बल, आकर्षण बल। साथ में ये कैसे फोर्स होते हैं, तो आप बोलोगे वीक फोर्स होते हैं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी होती है ना कम होती है, मतलब कि ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर बल होते हैं। क्या क्या होते हैं, कमजोर बल होते हैं। तीसरा आपको चीजें समझना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हर एक दूरी के लिए वैलिड है, चाहे दो वस्तु पास में रखे हैं चाहे दो वस्तु बहुत दूर में रखे हुए हैं, इनकी यानी हर एक डिस्टेंस के लिए वैलिड है। तो आप बोलोगे वैलिड फॉर ऑल डिस्टेंसेस, यानी हर एक तरीके की दूरियों के लिए क्या ये वैलिड होते हैं, चाहे आपका कौन सा हो, चाहे लॉन्ग हो चाहे क्या हो, शॉर्ट हो, ये हर एक तरीके की दूरियों के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे मैं पूछूंगा कि भाई ये बताओ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप बोलोगे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, साथ में क्या होते हैं, वीक फोर्स होते हैं, साथ में क्या होते हैं, हर एक दूरियों के लिए वैलिड होगा। एग्जाम में कैसे बोलेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग दूरियों के लिए होता है, शॉर्ट दूरियों के लिए होता है, कि दोनों के लिए होता है, या पूछेगा नॉन ऑफ दी, तो आप बोलोगे बोथ, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके के डिस्टेंसेस के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा यहां से। इसके अलावा भी और क्वेश्चन बनेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा भाई ये बताओ यहां पर क्या आपका मून है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये क्या आपका मून है, अर्थ है क्या है, मून है। आप देखो यहाँ पर सवाल क्या है, इसने इस मून ने जो है जो फोर्स लगाया है, ए फोर्स लगाया है, जो अर्थ है इस अर्थ ने मून पर क्या फोर्स लगाया है, ए फोर्स लगाया है। मून ने जो है अर्थ पर कौन सा फोर्स लगाया है, बी लगाया है। ठीक है, अब यहां से सवाल आपसे एग्जांपल ऐसे पूछेगा, भाई ए की वैल्यू ज्यादा होगी बी से, ए की वैल्यू होगी कम होगी किससे,
मतलब ए की वैल्यू कम होगा किससे, बी से, या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। चौथा ऑप्शन क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो आपसे सवाल में क्या पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई कोई भी दो एग्जांपल लेगा, मैंने अर्थ और मून का लिया है, आपसे ऐसे भी एग्जांपल पूछ सकता है कि ऐसे बोलेगा वस्तु 1 वस्तु 2, ऐसे बोलेगा कि इस पर फोर्स F1 इस पर फोर्स F2, इस तरीके के स्टेटमेंट कुछ भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओगे, तो मैंने आपको बताया ही अभी अभी बताया था ना कि चाहे वस्तु स्मॉल हो लार्ज हो, चाहे कितनी भी दूरी पर रखा हो, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा एक दूसरे के ऊपर वो इक्वली लगते हैं। यानी जितना फोर्स अर्थ मून पर लगाएगा, ए फोर्स लगाया, मून मून जो फोर्स लगा किस पर, अर्थ पर, क्या लगा रहा है, बी, तो हमेशा ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे एग्जाम में आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, ये हो गया। आप समझेंगे नेक्स्ट। तो ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, कैपिटल जी, ये क्या था आपका, कैपिटल जी के बारे में, ठीक है, कैपिटल जी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा। अब एक होता है आपका स्मॉल जी, क्या होता है, स्मॉल जी। एक होता है आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला क्या आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू हर एक ग्रहों के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन जो स्मॉल जी है, अब देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जो आप ग्रेविटी पढ़ते हो ना कि भाई अर्थ का ग्रेविटी, तो वो आपका उसका पूरा नाम क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैपिटल जी था, ये स्मॉल जी है, दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कैपिटल जी की वैल्यू हर एक प्लेनेट के लिए सेम होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू हर एक प्लेनेट के लिए अलग अलग होता है। समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई अर्थ का ग्रेविटी क्या होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। मून का क्या होगा, मून का अलग होगा, मून का होता है 1.63 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसी तरीके से आपसे जुपिटर का पूछ सकता है, तो 25 पॉइंट समथिंग होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। इसका मतलब आपने ये समझा कि भाई अर्थ का क्या है, ग्रेविटी अलग है, मून का अलग है, जुपिटर का अलग है, सैटर्न का अलग होगा, नेपच्यून का अलग होगा। यानी स्मॉल जी की वैल्यू हर एक प्लेनेट के लिए अलग अलग होते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू हर एक प्लेनेट के लिए कांस्टेंट यानी कि सेम होते हैं। ये बात आपको क्लियर माइंड में बिठानी होगी। अब इस स्मॉल जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको वन बाय वन समझने होंगे। देखो स्मॉल जी, अगर मैं आपसे पूछूंगा स्मॉल जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलो कैपिटल जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। समझ में आ गया, आर का स्क्वायर। अब ये क्या है, अब देखो ये चीज फॉर्मूला क्या है, इसको समझेंगे। देखो अगर मान लो मुझे अर्थ का ग्रेविटी निकालना है, तो क्या लेना होगा, कैपिटल जी की वैल्यू सभी को पता है, 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस में 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। यहाँ पर इस m का मतलब क्या है, इस m का, तो अगर मान लो मुझे अर्थ का निकालना है तो किसका मास लेना होगा, अर्थ का। देखो ये m का मतलब क्या है, मास, इस मास, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। अगर मान लो मुझे अर्थ का ग्रेविटी निकालना है तो मास किसका लेना होगा, अर्थ का, और रेडियस किसका लेना होगा, अर्थ का रेडियस लेना होगा। अगर मान लो मुझे मून का निकालना है तो यहाँ पर m की वैल्यू किसका लेंगे, मास किसका लेंगे, मून का, और यहाँ पर रेडियस किसका लेंगे, मून का। तो आपको ये चीज समझनी होगी। जो आप ये वैल्यू देखते हो ना कि अर्थ का जो वैल्यू होता है ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, वो इसी फॉर्मूले से निकला हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल जी है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी किस चीज पर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे मास, मास किस पर डिपेंड करता है स्मॉल जी, मास पर। देखो ये मास है, साथ में किस पर करता है, रेडियस, यानी मास ऑफ प्लेनेट, यानी जिस प्लेनेट का निकालोगे उसका मास पता होना चाहिए, और जिस प्लेनेट का क्या क्या निकालो, ग्रेविटी निकाल रहे हो तो उसका क्या पता होना चाहिए, रेडियस। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट पता होना चाहिए।
तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये होता है। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाएगा भाई, देखो ध्यान से भाई, जो अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है तो कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला गया होगा, तो आप बोलोगे इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला गया है। तो कितनी होती है जी की वैल्यू, अर्थ की ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अगर आपसे पूछाएगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, तो सभी को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर आपसे यूनिट पूछेगा, देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछेगा भाई अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, तो आप बताओगे आंसर 9.8 मीटर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर आपसे यूनिट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, वैल्यू 9.8। अगर आपसे पूछेगा कि भैया बताओ कि ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, तो आप बताओगे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जो ये ग्रेविटी होती है किस चीज पर निर्भर करती है, डिपेंड का मतलब क्या होता है, निर्भर। तो आप बोलोगे एक तो मास और एक रेडियस, प्लेनेट के इस पर होती है। एग्जाम में और भी पूछ सकता है, अगर आपसे पूछेगा मून की ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मून, तो ये अप्रोक्स होता है 1.63 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लेकिन देखो एग्जाम में यहां से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में ये बनेगा कि जो आपका ये है, जो अर्थ का ग्रेविटी है, तो अर्थ के ग्रेविटी का कितना हिस्सा मून का ग्रेविटी होता है। तो अगर आपसे पूछेगा तो जो मून का जो ग्रेविटी होता है, मून का जो ग्रेविटी होता है वो 1/6 होता है, किसका, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, आपसे पूछेगा कि जो मून की जो ग्रेविटी है, अर्थ के ग्रेविटी का कितना पार्ट होता है, कितना हिस्सा होता है, तो आप बोलना ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 1/6। कैसे, अब देखो ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है 9.8 बटे में क्या आएगा 6, तो लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत, एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो मून का जो मून है, मून का जो मास है, मून का मास है वो अर्थ के मास का कितना है, जो मून का जो मास है वो अर्थ के मास का कितना पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए 1/100 क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, यानी कहने का मतलब क्या है, जो मून का जो मास है अर्थ के 1/100 है, अर्थ के 1/100 टाइम्स है। एक और यहां से क्वेश्चन पूछेगा, जो मून का रेडियस है, मून का जो रेडियस है वो अर्थ के कितना है, तो आप बोलोगे 1/4, 1/4 किसके, रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। कि आप देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया है, जो ये आपका ये होता है मून का जो ग्रेविटी होता है अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 हिस्सा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो मून का मास है वो अर्थ के मास का 1/100 होता है। जो मून का रेडियस है यानी मून का जो त्रिज्या है वो अर्थ के त्रिज्या का 1/4 हिस्सा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, एकदम ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपसे 1 बाय 1, ऐसी आपसे एग्जाम में। देखो अब यहां से बहुत ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया है वो एग्जाम में कैसे पूछेगा, अभी जो बताया रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 है, पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो मून का जो द्रव्यमान है, जो मून का द्रव्यमान है वो अर्थ के द्रव्यमान का 1/100 होता है, 100 टाइम्स होता है। फिर जो मून का जो त्रिज्या है वो अर्थ के त्रिज्या का 1/4 होता है, ये पूछेगा क्वेश्चन।
इसके अलावा भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेट क्या पूछेगा? वेट। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, या ऐसे पूछेगा, देखो एक और क्वेश्चन पूछेगा कि वेट ऑफ मून, वेट ऑफ मून, तो वेट ऑफ मून कितना होता है? ये भी अर्थ के 1/6 होता है। वेट ऑफ मून कितना होता है? तो आप बोलोगे 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। वेट ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यानी ये क्या है? वेट ऑफ मून पूछेगा तो आप बोलोगे 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। जैसे कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं यहां पर कि मान लो वेट ऑफ अर्थ, एग्जांपल समझते हैं पहले। अगर आपसे पूछा जाएगा जैसे वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ अर्थ दे दिया 12 न्यूटन दे दिया, वेट ऑफ अर्थ कितना दे दिया? 12 न्यूटन दे दिया। भाई पहले बात सुनो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो ये जो मास होता है ना, मास की यूनिट होती है केजी, और वेट की यूनिट होती है, भार की यूनिट होती है न्यूटन होती है। ध्यान रखना, ये भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। पहले आप कुछ समझ लो ध्यान से। देखो ये जो आपका मास है, इस मास की यूनिट क्या होती है? केजी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो द्रव्यमान। एक तो ये है। एक वर्ड होता है क्या आपका? वेट। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। वेट, वेट का मतलब क्या होता है? भार। इसका यानी वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन, न्यूटन। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछेगा कि भाई मास की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे केजी। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो इस सवाल में क्या दे रखा है? वेट ऑफ अर्थ कितना दे रखा है? 12 न्यूटन। तो आपसे पूछेगा वेट ऑफ मून कितना होगा? वेट ऑफ मून, तो सभी को पता है कि वेट ऑफ मून कैसे निकालते हैं? अर्थ के वेट का 1/6, यानी 12 का क्या करोगे? 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन आएगा। इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे रिलेटेड। मैंने आपको हर एक चीज बता दिया है कि भाई ग्रेविटी कितना होता है, मून का रेडियस कितना, रेडियस से पूछेगा, मास से पूछेगा, वेट से पूछेगा। एक एक चीज आपको ध्यान रखना है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। अब समझते हैं नेक्स्ट। देखो इसके अलावा भी क्वेश्चन और पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब एग्जाम में आपसे डिटेल में क्वेश्चन बनेगा तो और भी क्वेश्चन बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? देखो ध्यान से भाई, आप सभी को पता है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, ये सबसे पहली बात तो अर्थ की शेप कैसी होती है? जियोइड होती है। आपसे एग्जाम में हालांकि ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछेगा कि भाई शेप ऑफ अर्थ, तो आप बोलोगे जियोइड शेप की होती है। जियोइड शेप क्या होता है कि इधर से क्या होता है? ये चिपटा, और इधर से क्या होता है? बाहर निकला होता है। इसको क्या बोलते हैं? जियोइड। तो अर्थ की शेप ऐसी होती है। अब देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी। आप एक फॉर्मूला पहले याद रखो, वेट 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 बराबर क्या होता है? एम इंटू जी। बहुत बार क्वेश्चन इस पर सवाल बनते हैं कि वेट बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे एम इंटू जी। एम क्या होता है भाई? मास। जी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी? अर्थ की ग्रेविटी। वेट बराबर क्या होता है? एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभी को पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है अर्थ का? ये क्या होता है? सेंटर। ये अर्थ का क्या है? सेंटर है। ये अर्थ का क्या है? सेंटर है। अब सुनना ध्यान से, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको एक एक चीज समझना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो, अगर आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो अर्थ का जो ग्रेविटी है कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने आपको जो ग्रेविटी बताया है, ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। लेकिन ये वैल्यू हर एक जगह सेम नहीं होता। ये वैल्यू पता है कहां के लिए है? ये वैल्यू अर्थ के सरफेस के लिए है।
देखो ध्यान से सुनेंगे। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि ये जो ग्रेविटी होती है, अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ की होती है? अर्थ के सरफेस की है। ये वैल्यू अर्थ के सरफेस की है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, ये होता है सरफेस। क्या होता है ये? अर्थ की, इसी को क्या बोलेंगे? सरफेस। ये क्या होता है? अर्थ की सरफेस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भाई अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होती है, तो सभी बच्चे बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस से ये वैल्यू, ये जो आपको दिख रहा है, ये वैल्यू ये जो सरफेस है, सरफेस पर कितना वैल्यू है? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। लेकिन अगर आप अर्थ से ऊपर चलना स्टार्ट कर दो, यानी आप अर्थ से ऐसे करके आप ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दो, ऊपर की तरफ जाओ, यानी अगर आप अर्थ के सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से आप ऐसे जाओ ऊपर की तरफ, यानी ये अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस से आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपका क्या होगा? क्या होगा? तो आप बोलोगे कि ये जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगा? कम होगी। ठीक है, मान लो यहां पर, ये बताओ यहां पर वैल्यू कितना है? 9.8 है, तो यहां पर वैल्यू कितना रहा होगा? यहां पर वैल्यू हो सकता है 9 होगा, यहां पर कितना होगा? 8, 7, 6, ऐसे करके वैल्यू घटता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगा? घटेगा, और वेट भी क्या होगा? घटेगा। क्यों? वेट और जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी ऑलरेडी बढ़ेगा, और एक चीज घटेगा दूसरा चीज क्या होगा? घटेगा। क्योंकि आपको पता है वेट और जी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली है। अगर आपका मान लो जी की वैल्यू इंक्रीज होगा तो डब्ल्यू भी इंक्रीज होगा, अगर जी घटेगा डब्ल्यू भी क्या होगा? घटेगा। ये आपको याद रखना है। तो आप अर्थ के सरफेस से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। अगर जी की वैल्यू घटेगा, जी की वैल्यू घटेगा तो डब्ल्यू भी क्या होगा? घटेगा। क्योंकि आप जैसे अर्थ के सरफेस पे कितना है? 9.8 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। तो आप अर्थ के सरफेस से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या हो रहा है? देखो 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, कम हुआ, तो जी की वैल्यू घट रहा है, तो डब्ल्यू भी क्या होगा? घटेगा। अगर इससे उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर आप एक हाइट से, एक ऊंचाई से अर्थ के सरफेस के नजदीक आते जाओ तो जी की वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, वेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये होगा, ये किसके लिए था? ये हाइट के लिए था। यानी आप क्या करो यहां पर, अर्थ के सरफेस से आप हाइट यानी ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। ये समझ में आ गया? दूसरा आपको समझना है, अगर आप अगर आप अर्थ के सरफेस से, अगर आप अर्थ के सरफेस से कहां जा रहे हो? सेंटर की तरफ। तो अर्थ के सरफेस से अगर आप सेंटर की तरफ जाओगे तो अभी जी की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। डब्ल्यू भी क्या होगा? घटेगा। तो जैसे अर्थ के सरफेस पर बताओ ग्रेविटी कितनी है? 9.8। तो आप यहां से नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, नीचे ऐसे ऐसे जाओगे तो ऐसे एक जगह आएगा जहां पर सेंटर, ये क्या है? अर्थ का सेंटर। तो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा। आप अर्थ के सरफेस से डेप्थ में आ रहे हो, अर्थ के सरफेस से आप क्या आ रहे हो? डेप्थ। ये किसके लिए है? ये आपका क्या है? डेप्थ है। यानी अर्थ के सरफेस से आप गहराई की तरफ जा रहे हो, यानी कि नीचे की तरफ जा रहे हो। ये आपका अर्थ का सरफेस है, इससे आप नीचे से ऐसे करके आप नीचे की तरफ जा रहे हो, और कहां जा रहे हो? सेंटर की तरफ। तो ऐसे वैल्यू घटेगा। पहले 9.8 है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यानी अर्थ के सेंटर पर जैसे पहुंचोगे तो ग्रेविटी कितना होगा? 0। तो सवाल क्या पूछता है पेपर में? बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि सेंटर पर, अर्थ के सेंटर यानी कि अर्थ के केंद्र पर जी की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे 0। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अर्थ के सेंटर पर वेट कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। तो आप एक चीज देखो भाई, मास है, अगर जी की वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। यहां से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, आपसे सवाल ये पूछेगा कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है? तो आप बोलोगे 0। अर्थ के सेंटर पर वेट कितना होता है?
जीरो। इसी को क्या बोलते हैं, वेटलेस, यानी कि भारहीनता। इसको क्या बोलते हैं, वेटलेस। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे जी की वैल्यू घटेगा, डब्ल्यू भी घटेगा। अर्थ के सेंटर से आप डेप्थ के अंदर यानी केंद्र की ओर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगा, घटेगा, डब्ल्यू भी क्या होगा, घटेगा। आप देखो उल्टा ही पूछ सकता है, रिवर्स भी पूछ सकता है। कैसे, आपसे सवाल ये पूछेगा कि भाई अर्थ के सेंटर से आप ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दो तो क्या होगा, क्या होगा, तो आप बोलोगे तो भी, तो जी की वैल्यू क्या होगा, हाँ, यानी अगर आप उल्टा यहां से चलना स्टार्ट कर दो, अगर आप उल्टा सवाल पूछ सकता है कि अर्थ के सेंटर से आप ऊपर की तरफ जाओगे, अर्थ के सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, डब्ल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ जाते इस चैप्टर से, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में जो आपको ऐसे करने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, देखो एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो अब यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से। देखो सभी को इतना जरूर पता होगा, अगर इसको इस लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये कौन सा लाइन होता है, इक्वेटर। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा ये, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, यानी कि ये क्या होता है आपका इक्वेटर। ये क्या होता है आपका इक्वेटर, इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा, क्या इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा। सभी को पता होना चाहिए यहां पर क्या होता है आपका पोल, इसको क्या बोलते हैं, पोल। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब यहां से सुना ध्यान से, देखो यहां से यहां तक की रेडियस, यहां से यहां तक की रेडियस को क्या बोलेंगे, आरपी, यानी रेडियस ऑफ पोल। और यहां से लेकर यहां तक की रेडियस को क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक की रेडियस को क्या बोलेंगे, आर ई। आर ई का मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ इक्वेटर। रेडियस ऑफ क्या होता है, इक्वेटर। तो सवाल में ये पूछ सकता है कि बताओ अर्थ के इक्वेटर पर लेंथ ज्यादा होती है या पोल की, तो आप बोलोगे, ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे रेडियस ऑफ इक्वेटर, यानी इक्वेटर यानी सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर और इक्वेटर के बीच में दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके कंपेरिजन में, किसके, पोल के कंपैरिजन में। ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा भाई किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो आप बोलना कि जो ये इक्वेटर की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछेगा। यहां से एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि जो जो ग्रेविटी होती है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है मैक्सिमम कहां होती है, आप बोलोगे इस पोल पर। अर्थ की जो ग्रेविटी सबसे ज्यादा क्या होती है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम। अगर आपसे पूछेगा कि भाई मैक्सिमम ग्रेविटी कहां होती है, तो आप बोलना पोल पर होती है मैक्सिमम। यानी जी की वैल्यू अधिकतम कहां होती है, अधिकतम, अधिकतम कहां होती है, पोल पर। मिनिमम कहां होती है, मिनिमम, मिनिमम न्यूनतम, न्यूनतम कहां होती है, तो आप बोलोगे इक्वेटर पर। सवाल क्या पूछेगा कि कैपिटल जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कैसे ऑप्शन होगा, एट सेंटर, एट पोल, एट इक्वेटर, नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या आंसर बताओगे, पोल पर। यह भी क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा,
अब देखो एक लॉजिकली क्वेश्चन बनेगा, तो आप बोलोगे पोल पर क्या होता है, जी की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, पोल पर मैक्सिमम, और इक्वेटर पर क्या होता है, मिनिमम। इक्वेटर पर क्या होता है, मिनिमम। ये इस चैप्टर का ये बिल्कुल आपको जितना करवाया गया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। लेकिन इसके अलावा आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेरा आप लोगों से सवाल है कि जो एक व्यक्ति है जो कहां जा रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो उसके वेट पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कि रिमेन सेम होगा, कि नॉन ऑफ दीज होगा। तो अगर आप मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति है यहां पर है, कोई व्यक्ति कहां है, यहां पर, अब अगर व्यक्ति कहां है, यहां पर है, अगर यहां से व्यक्ति कहां चलना स्टार्ट कर दे, पोल की तरफ, तो पोल की तरफ जाएगा तो जी की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर जी की वैल्यू इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ग्रेविटी इंक्रीज होगा तो वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे सवाल लॉजिकल पूछा जाएगा। बोलेगा कि एक व्यक्ति है इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो आप बोलोगे इंक्रीज। क्यों, जैसे आप इक्वेटर से यानी कि विषुवत रेखा से, विषुवत से आप कहां जा रहे हो, ध्रुव की तरफ जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, तो जी की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। जी की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या ऐसे उल्टा पूछ सकता है कि एक व्यक्ति पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो जी की वैल्यू घटेगा, तो वेट भी क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके का लॉजिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आज के लिए इतना है, ये कंप्लीट चैप्टर आपका हो गया, आप रिवीजन कर सकते हो, और यहां से इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। धन्यवाद।